क्या होगा अगर शुक्र के बादलों में एक गैस जिंदगी होने का इशारा दे और हम उसे सूंघ भी न सकें? फॉस्फीन नाम की यह गैस 2020 में संकेत देती दिखी जगह थी ग्रह के बादलों की ऊंचाई। दोस्तों, अगर यह सच निकला तो यह हमारे पड़ोसी के आसमान में सबसे पहला जैविक सुराग हो सकता है। शुक्र की सतह पर तापमान लगभग 465 डिग्री सेल्सियस, इतना गर्म कि सीसा भी पिघल जाए। दबाव समुद्र तल से 92 गुना, जैसे आप 900 मीटर गहरे महासागर में हो। ऊपर बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें, तेज हवाएं 360 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी शहर से शहर तक आधे घंटे में पहुंचने जितनी रफ्तार। सन 2020 में JCMT और ALMA से एक सिग्नल दिखा जो फॉस्फीन जैसा लगा। मात्रा बताई गई लगभग 10 से 20 पार्ट प्रति बिलियन, यानी ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल में एक चम्मच नमक जितना पतला। जगह थी 50 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई, जहां तापमान धरती जैसा मध्यम पड़ता है। फॉस्फीन धरती पर ज्यादातर जीवाणुओं से या औद्योगिक तरीकों से बनता दिखता है और ऑक्सीजन वाले माहौल में जल्दी टूट जाता है। गैस दानव ग्रहों में यह गहराई पर दबाव और गर्मी से बनता है, पर शुक्र पर वैसी भट्टी नहीं। इसलिए सवाल उठा, क्या बादलों में कोई सूक्ष्म जीव इस गैस को बना रहा है? लेकिन रुकिए, क्या यह गैस ज्वालामुखी, बिजली कड़कने या उल्कापिंडों से भी बन सकती है? गणना कहती है इतनी फॉस्फीन बनाए रखने को हर साल लाखों टन बराबर स्रोत चाहिए, जैसे रोजाना सैकड़ों रेल डिब्बों को गैस से भरना। शुक्र के संभावित ज्वालामुखी इसके पास भी नहीं पहुंचते दिखे। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, कहीं हम सल्फर डाइऑक्साइड को फॉस्फीन समझ तो नहीं रहे। स्पेक्ट्रम की पतली धारियां कभी कभी एक दूसरे से मिलकर धोखा दे देती हैं, जैसे धुंधले कांच पर इंद्रधनुष की फीकी लकीरें। ALMA के कैलिब्रेशन में सुधार के बाद सिग्नल की ताकत पहले जितनी साफ नहीं रही। नई विश्लेषण रिपोर्टों में जगह अलग अलग मात्रा निकली, कहीं पर 1 पार्ट प्रति बिलियन से भी कम, कहीं लगभग 0। यह ऐसा है जैसे किसी शहर की आबादी गिनो और हर गली में अलग अलग हजारों का फर्क निकल आए। नतीजा साफ है, पता चला संकेत अभी भी अधूरा और अस्थिर है। फिर भी शुक्र के बादलों में 50 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक पतली परत है, जहां तापमान 20 से 60 डिग्री सेल्सियस, दबाव धरती जैसा और धूप भी मिलती है। यही खिड़की सबसे दिलचस्प है, जैसे जहरीली इमारत में एक सुरक्षित मंजिल। सवाल है, क्या वहीं कोई सूक्ष्म जीवन टिक सकता है? लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां पानी बहुत कम है। वाटर एक्टिविटी का आंकड़ा इतना नीचे कि धरती के सबसे सूखे रेगिस्तान के मुकाबले भी हजारों गुना सूखा लगे। वैज्ञानिक मानते हैं कि ज्यादातर ज्ञात सूक्ष्मजीव 0.6 से कम पर नहीं जीते और शुक्र के बादलों में यह 0.01 से भी नीचे बैठा है। बूंदें बनती हैं, भारी होती हैं और कुछ हफ्तों में नीचे गिरती जाती हैं, जैसे गर्म हवा के गुब्बारे से रेत गिरती हो। अगर कोई सूक्ष्मजीव हो भी तो उसे बार बार ऊपर उठने का चक्र चाहिए, वरना वह गर्म जहरीली परतों में जाकर खत्म हो जाएगा। यह जीना किसी तनी रस्सी पर चलने जैसा है। हम यह सब कैसे देखते हैं? सितारों की रोशनी में रस्सी जैसी काली धारियां हर गैस का अपना पहचान पत्र बनाती हैं। इस विधि को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, जो दूर बैठे ग्रह के आसमान से एक एक इशारा पकड़ती है। यह वैसा ही है जैसे दूर के शहर की धुन सुनकर वाद्ययंत्र पहचान लेना। JCMT ने पहला सुराग दिया, ALMA ने दोहराने की कोशिश की। फॉस्फीन की धारियां पास की सल्फर लाइनों से टकराती रहीं। हवाई और चिली की ऊंची चोटियों से मिली रोशनी बादलों में गुमसुम कहानी सुनाती रही। जहां जहां डेटा साफ था वहां संकेत पतला, जहां घना था वहां शक और बढ़ गया। फिर सवाल उठता है, क्या ज्वालामुखी यह काम कर सकते हैं? अनुमान कहते हैं शुक्र को हर सेकंड किलो फॉस्फीन सप्लाई करनी होगी, जैसे एक फैक्ट्री बिना रुके चलती रहे। मगर देखे गए ज्वालामुखी के संकेत इतने शक्तिशाली नहीं, मानो माचिस से पूरी घाटी को रोशन करने की कोशिश हो। बिजली कड़कने से फास्फोरस यौगिक टूट फूट कर बन सकते हैं, उल्कापिंड भी नए तत्व डाल सकते हैं, पर उनकी औसत आवृत्ति कम है। गणना दिखाती है यह सब मिलकर भी लगातार आपूर्ति नहीं कर पाते।
यानी घड़ी की सुई जैसे नियमित स्रोत चाहिए, जबकि ये तो छिटपुट आतिशबाजी की तरह आते जाते हैं। कुछ मॉडलों में अनजाने रसायन सुझाए गए, जैसे बूंदों में कोई कैटलिस्ट छुपा हो या अमोनिया की थोड़ी मात्रा एसिड को निष्क्रिय कर दे। MIT की एक परिकल्पना ने कहा, अगर कहीं से अमोनिया मिले तो बादलों में रहना कम जहरीला हो सकता है, पर अमोनिया का पक्का सबूत अभी तक नहीं मिला। अब नजरें मिशनों पर हैं। नासा का डाविंची प्रोब 2029 के करीब गोता लगाकर गैसों को सूंघेगा। वेरिटास कक्षा से भूगर्भ और ज्वालामुखी देखेगा। ESA का एम्बिजन 2030 के बाद बारीकी से नक्शा खींचेगा। रॉकेट लैब का छोटा प्रोब भी बादलों में झांकने की योजना रखता है, पास से नमूने जैसे संकेत जुटाने को डोट। सचमुच चौंकाने वाली बात यह है कि अगर जीवन हुआ तो वह धरती जैसे नहीं दिखेगा। सल्फर से ऊर्जा लेने वाले, अम्ल में डूबे छोटे छोटे कणों पर चिपके जीवाणु जैसे तैरते यात्री, जिनका दिन धूप से और रात बादलों की रसायन से कटे। यह जीवन हमारी पाठ्य पुस्तक से बाहर का अध्याय होगा। कैलिब्रेशन की छोटी भूलें बड़े निष्कर्ष उलट देती हैं, जैसे कैमरे का फोकस आधा मिलीमीटर बिगड़े और चेहरा धुंधला हो जाए। 2021 से 2023 तक के पुनः विश्लेषण में यही हुआ। कुछ टीमों ने सिग्नल को कमजोर पाया, कुछ ने जगह समय के हिसाब से बदलता बताया। यकीन पक्का करने को अब पास से जांच जरूरी है। सोचिए, अगर हमें बादलों में सूक्ष्म जीव मिले तो यह सिर्फ शुक्र की कहानी नहीं, दूर दूर के बाहरी ग्रहों के लिए भी नक्शा बन जाएगी। तब हम उन ग्रहों के आसमान में फॉस्फीन, मीथेन या ऑक्सीजन के मेल को नए चश्मे से पढ़ेंगे, जैसे किसी शहर की खुशबू से उसकी भोजन संस्कृति समझना। और अगर जीवन न मिला तब भी जीत हमारी होगी। इसका मतलब होगा कि शुक्र के बादलों में कोई नया रसायन खेल रहा है, कोई छुपा रास्ता गैसें बना बिगाड़ रहा है। यह ज्ञान हमें एक्सोप्लैनेट के संकेत पढ़ने में गलतफहमी से बचाएगा, और अगली बार धुंधला सुराग मिले तो हम तेजी से पकड़ लेंगे। फैसले का पल नजदीक है दोस्तों। आने वाले वर्ष जांच प्रोब बादलों की परतों को चीरते हुए नम और खट्टे माहौल का असली चेहरा दिखाएंगे। क्या यह फॉस्फीन सच में किसी जीव का धुआं है या सल्फर की चाल? अपने अंदाज कमेंट में लिखिए और अगले अपडेट के लिए जुड़े रहिए। अगर आपने यहाँ तक देखा तो आप ब्रह्मांड की सबसे पेचीदा पहेलियों के सच्चे खोजी हैं। ऐसे ही दमदार विषयों पर हर हफ्ते नई कहानी के लिए सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए और यह वीडियो अपने विज्ञान प्रेमी दोस्तों तक पहुंचाइए। अगली उड़ान में मिलते हैं। शुक्र के बादल हमारा इंतजार कर रहे हैं।